अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर देखा था होम्योस्टेसिस के बारे में। आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन को डिटेल के साथ। आज के लेक्चर के अंदर जो है एक कंसेप्ट की बात है जो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं ये डायग्राम आपको समझाऊंगा तो उस वक्त जो है आपको इसके कंसेप्ट की समझ आ जाएगी कि आया कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक टर्म जो हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। डेफिनेशन तो आपको पता होंगी, लेकिन इस्तेमाल इसको कैसे करते हैं इन टर्म्स को, ये आपको नहीं पता होगा, अमूमन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आज के लेक्चर के अंदर एक तो ये कंसेप्ट की बात होगी। दूसरा, आज हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो है ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। दूसरी चीज़ जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, कि बैलेंस जो है वो किस तरह से होता है पानी का और सोल्यूट्स का जानदारों के अंदर। तो बात करें अगर हम एक सेल के एनवायरनमेंट की, तो सेल का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। कंटिन्यूसली चेंज होने से क्या मुराद है कि कभी वो हाइपोटोनिक हो सकता है, कभी हाइपरटोनिक हो सकता है और कभी आइसोटोनिक हो सकता है। अब ये टर्म है क्या, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक का, ये इसकी जानी पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हाइपोटोनिक टर्म क्या है। तो हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, हाइपोटोनिक एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो अमूमन क्या होती है, लो होती है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सोल्यूशन। यानी जब हम उसका किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ मुवाजना कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होगी, यानी दूसरे सोल्यूशन की निस्बत इसके अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, पानी की कंसंट्रेशन जो है यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जो है वो एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर साल्ट की या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो दूसरे किसी सोल्यूशन की निस्बत जो है वो ज्यादा होती है। इस तरह का जो सोल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और तीसरी जानिब अगर हम बात करें आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है। यानी अगर हमारे पास दो सोल्यूशन है, दोनों के अंदर क्या होंगी, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन इक्वल होंगी। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो सेल का एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। द सेलुलर एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जो सेल का एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली तब्दील होता रहता है, यानी चेंजिंग उसमें आती रहती है। कभी उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कभी साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कभी हाइपोटोनिक होगा, कभी हाइपरटोनिक होगा और इसी तरह से जो है वो कभी आइसोटोनिक हो सकता है। अब ये जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक ऐसा सोल्यूशन होता है या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें क्या होती है, साल्ट की कंसंट्रेशन यानी सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन लो होगी और वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। किसकी निस्बत, सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी निस्बत। यानी जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की वो क्या होगा, सेल के अंदर वाला सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा और बाहर वाला जो है वो हाइपोटोनिक होगा। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन, सेल के अंदर जो सोल्यूशन है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जो उसके बाहर का एनवायरनमेंट है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन या सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो लो होंगी। तो सेल का जो ऐसा एनवायरनमेंट होगा उसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। जब एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो सेल क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है। वाटर जो है वो सेल के अंदर इंटर होगा और जिस वक्त वाटर सेल के अंदर इंटर होता है तो सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है यानी फूल जाता है। सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और सेल जो है वो बर्स्ट कर सकता है यानी फट सकता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट की, तो सेल का ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर क्या हो, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो एज कंपेयर टू द सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल के अंदर का जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है यानी उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन लो है, लेकिन सेल का जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो सेल का जो ऐसा एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब एक सेल को रखा जाता है तो क्या होता है, सेल के अंदर क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन, एज कंपेयर टू द एनवायरनमेंट, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है सेल जो है वो वाटर को लूज करता है और अमूमन श्रिंक कर जाता है यानी सिकुड़ जाता है। तो वी कैन से दैट इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द सेल में लूज वाटर एंड इट में श्रिंक। तो इस तरह से हम बयान कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की, तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जो है वो सेल का ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर सॉल्यूट्स और वाटर की कंसंट्रेशन वही होती हैं जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। यानी सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर अगर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, जैसे ही पानी की कंसंट्रेशन है, वही कंसंट्रेशन उसके बाहर होती हैं। तो यानी क्या है, कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की और वाटर की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। यानी सेल के अंदर वाला सॉल्यूशन और सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन जो है वो सेम कंसंट्रेशंस के होते हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने 3 कंटेनर्स बनाए हैं। अब इन 3 कंटेनर्स के अंदर से जो है आपने डिसाइड करना है आया कि कौन सा कंटेनर जो है वो हाइपोटोनिक है, कौन सा जो है वो हाइपरटोनिक है और कौन सा जो है वो आइसोटोनिक है। तो आप फर्ज करें आपके पास फिलहाल ये 2 डायग्राम्स नहीं है, सिर्फ एक ही कंटेनर है। ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 1000 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने 200 ग्राम जो है वो सॉल्यूट ऐड किया था। तो ये सॉल्यूशन आपके नजरिए के मुताबिक क्या होगा, आया कि ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या ये हाइपरटोनिक है या फिर ये आइसोटोनिक है, ये आपने जो है डिसाइड करना है। यहाँ पर जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कंसेप्ट की बात है इस टॉपिक के अंदर, वो आपका यहाँ पर क्लियर होगा। तो आप शायद हो सकता है कि कहें कि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको हम कहें हाइपोटोनिक। ठीक है, आपने कहा हाइपोटोनिक, आपके जहन में यही आया होगा, मैं मान लेता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। दूसरी जानिब चलते हैं जी, ये तो कंटेनर नहीं है, ये सिर्फ दरमियान वाला कंटेनर है। मैं कहता हूँ इसके अंदर जो है वो 1000 ग्राम सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो है वो 300 ग्राम हमने सॉल्यूट ऐड किया था। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, आया कि ये हाइपोटोनिक होगा, हाइपरटोनिक होगा या फिर आइसोटोनिक होगा। हो सकता है अब आप सोच रहे हो ये शायद हाइपरटोनिक है, आया कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि ये सोच रहे हो कि ये हाइपोटोनिक है, तो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये 2 कंटेनर छोड़ दें आप, पहले 2 तीसरे कंटेनर की तरफ आ जाए और मैं कहता हूँ कि इस तीसरे कंटेनर के अंदर जो है वो 1000 ग्राम सॉल्यूशन मौजूद है और इसके अंदर हमने जो है 500 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया था। 1000 ग्राम सॉल्यूशन है और 500 ग्राम हमने क्या ऐड किया, इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया है। तो हो सकता है कि आपके जहन में आ रहा हो कि इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हो सकता है, या फिर ये आ रहा हो आपके जहन के अंदर कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब इन टर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि कंसेप्ट की बात है, अब वो सुने। जिस वक्त हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है तो उस वक्त ना तो हम ये बताते हैं आया कि ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो तीनों टर्म है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक, इन टर्म्स का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम इनका किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। इन जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, मुवाजना करते हैं इनका किसी चीज के साथ, तो उस वक्त इन टर्म को इस्तेमाल करते हैं। देखें, जब हमारे पास एक अकेला सॉल्यूशन है तो हम नहीं बता सकते है कि ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हम इसका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो कंटेनर है जिसके अंदर 1000 ग्राम जो है सॉल्यूशन है और 200 ग्राम जो है वो सॉल्यूट ऐड है, अगर हम इसका मुवाजना करें किसी ऐसे कंटेनर के सॉल्यूशन के साथ जिसके अंदर 1000 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन हो और 100 ग्राम जो है वो सॉल्यूट हो, तो उस सूरत में ये वाला कंटेनर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्यों हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम जिसके अंदर सॉल्यूट ऐड है उसकी निस्बत इसमें जो है वो 200 ग्राम जो है वो सॉल्यूट ऐड है। यानी एक के अंदर जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूट ऐड है और इसके अंदर क्या है 200 ग्राम जो है सॉल्यूट ऐड है। दोनों का जो सॉल्यूशन है दोनों कंटेनर के अंदर वो कितना है, वो 1000 ग्राम है। तो कौन सा हाइपोटोनिक होगा, तो 100 ग्राम वाला हाइपोटोनिक होगा, उसकी निस्बत ये वाला हाइपरटोनिक होगा। ठीक है ना। लेकिन जब हम इस कंटेनर का मवाजना करते हैं इस वाले कंटेनर के साथ, यानी इसके अंदर जो है वो 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, इसके अंदर भी 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो 200 ग्राम है, इसके अंदर जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो कितनी है 300 ग्राम्स है। तो इन दोनों का जब हम मुवाजना करेंगे तो उस वक्त ये वाला जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, हाइपोटोनिक।
यानी पहले क्या था, ये हाइपरटोनिक था, लेकिन अब क्या है, हाइपोटोनिक। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे आया कि कोई सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? तो आप देखेंगे आप उसका मवाजना किसके साथ कर रहे हैं। जब भी ये टर्म इस्तेमाल होती है तो हम कंपैरिजन के अंदर करते हैं, यानी जब हम किसी चीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस वक्त हम इन टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि हम इस चीज का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं। तो फिर हम बताएंगे कि आया कि ये सॉल्यूशन जो है वो हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक, यानी एट लीस्ट हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे तो हम बता सकते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या फिर हाइपरटोनिक। अगर हमारे पास सिर्फ एक अकेला कंटेनर हो, उसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद होगा, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या फिर आइसोटोनिक है। क्यों? क्योंकि हम उसका मवाजना किसके साथ कर रहे हैं। बात तो ये है ना कि हम उसका मवाजना किसके साथ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो कि इस तरह का जो सॉल्यूशन हो शायद वो आइसोटोनिक हो सकता है, या फिर आप समझ रहे हो कि हमारे पास एक जो है वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर 500 ग्राम जो है वो सोल्यूट ऐड है, 500 ग्राम जो है सॉल्वेंट ऐड है। इस तरह का सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, नहीं, गलत बात है, उसको भी हम आइसोटोनिक नहीं कहेंगे। आइसोटोनिक हम कब इस्तेमाल करेंगे टर्म, जब हम उसका किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। देखें यहाँ पर ये 200 ग्राम सोल्यूट वाला और 1000 ग्राम सॉल्यूशन वाला कंटेनर भी आइसोटोनिक हो सकता है जब हमारे पास इस तरह का एक और सॉल्यूशन हो, यानी दोनों जो कंटेनर है उनके अंदर सेम परसेंटेज हो, सॉल्वेंट की भी और सोल्यूट की भी। तो फिर हमारे पास क्या होगा, इस तरह के जो 2 कंटेनर होंगे वो आइसोटोनिक होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक टर्म्स जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जिसका नाम है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ओस्मो रेगुलेशन कौन सा प्रोसेस है, ओस्मो रेगुलेशन को हम जो है वो किस तरह से डिस्कस करते हैं, किस चीज को डिस्कस करते हैं। तो ओस्मो कहते हैं हम वाटर को, और रेगुलेशन हम कहते हैं किसी चीज को बाकायदा बनाना, यानी रेगुलेट करना। तो ओस्मो रेगुलेशन के अंदर हम एक्चुअली वाटर यानी आप कह रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अमूमन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यूजुअली सॉल्वेंट जो है क्योंकि वाटर होता है, इस वजह से वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन हम सिंपली कह देते हैं। The process of the regulation of salt and water concentration is known as osmoregulation। तो आज हम देखेंगे osmoregulation in plants के पौधों के अंदर osmoregulation कैसे होती है। तो पौधों को जो है उनके environment के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, क्योंकि प्लांट जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट्स के अंदर रहते हैं। तो उनको जो है मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट्स में रहने की वजह से उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब वो क्लासेस कौन कौन सी हैं? नंबर 1 जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है वो आ जाती है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि पानी के अंदर रहते हैं। दूसरी जानिब हमारे पास आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स जो है वो ऐसे इलाकों के अंदर रहते हैं जहाँ पे मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, जैसे कि हमारा ये आम ड्यूअल इन्वायरमेंट होता है, यानी मैदानी इलाके जो होते हैं, तो इनके अंदर जो है प्लांट्स के पास जो है वो मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की। तीसरी किस्म के जो हमारे पास प्लांट है जिनमें हम प्लांट्स को क्लासीफाई करते हैं, या तीसरी जो क्लास है प्लांट्स की, उसका नाम है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होती है, यानी वहां पे वाटर जो है वो नायाब होता है, यानी कभी कभार जो है उनको पानी मिलता है, यानी बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर वहां पर वाटर मौजूद होता है, यानी रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है वाटर की। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोफाइट्स को, कि हाइड्रोफाइट्स जो है वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बेटा अगर बात की जाए तो हाइड्रोफाइट्स जो है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को और फाइट्स कहते हैं प्लांट्स को। तो हाइड्रोफाइट्स का क्या मतलब हुआ? ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब किस तरह के पानी के अंदर रहते हैं? ये जो यूजुअली रहते हैं ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। The plants that are partially or completely submerged into the water are known as hydrophytes। ऐसे पौधे जो पानी के अंदर या तो जुज़वी तौर पर डूबे हुए होते हैं या फिर मुकम्मल तौर पर डूबे हुए होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्योंकि पानी में रह रहे होते हैं, पानी में रहने की वजह से इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी फ्लडिंग होती है वाटर की। फ्लडिंग होने की वजह से इनके सेल के अंदर बहुत ज्यादा जो पानी है वो क्या हो जाता है? इंटर हो जाता है। इनकी बॉडी के अंदर जब ज्यादा पानी इंटर हो जाएगा तो उसको फिर क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। क्यों? क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन
ट्रांसपायरेशन करनी है, वाटर को रेगुलेट करना है, वाटर को एक बैलेंस के अंदर रखना है बॉडी के अंदर, तो इस वजह से ओस्मो रेगुलेशन करना पड़ेगी। तो ओस्मो रेगुलेशन के लिए इनके पास इस तरह के तरीकाकार होते हैं, क्या अडाप्टेशंस होती हैं जो इन्होंने तैयार की होती हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, जो हाइड्रोफाइट्स हैं फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं, डू नॉट फेस वाटर शॉर्टेज, इनको जो है पानी की कमी के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। उसके बाद बात करें इनके जो लीव्स होते हैं, क्योंकि पानी को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना है तो उनके लीव्स के होंगे बड़े होंगे। अच्छा यहाँ पे जो मैंने ये टॉपिक लिखा है इंतहाई आसान वर्डिंग के अंदर लिखा है, बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आसानी से आपको तैयार हो सकते हैं। तो आपने जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं एक्चुअली उनके बारे में सिर्फ चंद इंफॉर्मेशन लिखनी होती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने अपने से ऐड की है, कुछ आपकी बुक से उठाई है, तो कोशिश की जाए कि आपका बुक वाला भी सारा कवर हो जाए और कुछ एक दो पॉइंट्स जो वो अपनी तरफ से भी ऐड मैंने करनी है ताकि आपको जो है कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो याद रह जाए, तो इनको देखते जाएं। देयर लीव्स आर ब्रॉड, हाइड्रोफाइट्स के पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। क्यों चौड़े होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर ट्रांसपायर हो सके, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू ट्रांसपायर मैक्सिमम वाटर, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ब्रॉड है, चौड़े हैं पत्ते और उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा होने की वजह से वो मैक्सिमम वाटर को ट्रांसपायर कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ सकता है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स, लीव की जो सरफेस है, ये मिसाल के तौर पर लीव है तो लीव की ऊपर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्टोमेटा क्या है, स्टोमा कहते हैं सुराख को, जो कि सिंगुलर टर्म है, और स्टोमेटा उसका प्लूरल टर्म है, यानी जमा के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा वो सुराख होते हैं जिनके जरिए गैसों का या फिर आप कहेंगे जिस तरह से वाटर को जो लॉस करना है, यानी गैसेस के तबादले के लिए अमूमन होते हैं, तो वाटर जो है ट्रांसपायर करके जो है वो स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल जाता है। तो स्टोमेटा क्या होंगे, लार्ज नंबर के अंदर पाए जाएंगे और ऊपर वाली सरफेस पर मौजूद होंगे लीव्स की। लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। देयर रूट्स आर शॉर्ट, रूट्स का बेसिकली दो मकसद होते हैं, एक तो एंकर करना प्लांट को, और दूसरा जो रूट का काम होता है वो होता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, क्योंकि ये तो पहले ही वाटर के अंदर रह रहे हैं, पहले ही पानी जो है इनके पास बहुत ज्यादा तादाद में, और पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स भी आ रहे होते हैं, तो इस वजह से इनकी जो रूट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। इसी तरह से इनकी अगर हाइट की बात करें तो इनकी हाइट भी क्या होती है, अमूमन शॉर्ट होती है। देयर रूट्स आर शॉर्ट, देयर हाइट्स आर शॉर्ट। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं पार्शियली आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, ये हमने शुरू में कह दिया था कि ये क्या होते हैं, तो जुज़वी तौर पर या फिर मुकम्मल तौर पर पानी में रहते हैं। उसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है वाटर लिली। वाटर लिली जो है यानी कमल का पौधा जो है एक ऐसा पौधा है जो कि कहाँ पर रहता है, पानी के अंदर रहता है, फ्रेश वाटर के अंदर रहता है, तो वो हम यहाँ पर क्या दे देंगे, उसकी एग्जाम्पल दे देंगे। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें मीसोफाइट्स की बेटा, तो मीसोफाइट्स जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, यानी पानी जो है वो मॉडरेट कंसंट्रेशन के अंदर पाया जाता है। Mesophytes are those plants that live in that environment which have moderate supply of water, जहाँ पर पानी की सप्लाई क्या होती है, मॉडरेट होती है, जैसा कि हमारे इलाके हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम कभी जो है उनको प्लांट्स को पानी दे देते हैं, कभी उनको नहीं मिलता, जिस वक्त उनको पानी मिलता है उस वक्त क्या होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे, और जिस वक्त उनको वाटर नहीं मिलता तो उस वक्त उनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं और वो ट्रांसपायर नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर आपने लिखना क्या है। तो सबसे पहले आप बताएंगे दे हैव मेसोफाइट्स हैव मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की सप्लाई इनके पास मॉडरेट होती है। दे हैव मॉडरेट नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की तादाद कितनी होती है, मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर नहीं पाए जाते। हाइड्रोफाइट्स के अंदर स्टोमेटा ज्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन मेसोफाइट्स के अंदर जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ, ये अगर देखें पत्ता है तो पत्ते के ऊपर की जाली मौजूद है स्टोमेटा, कहां पर, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। लेकिन जो मेसोफाइट्स हैं, मेसोफाइट्स में लीव्स की निचली सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं स्टोमेटा, और जो नंबर है वो क्या होता है, कम होता है। किसकी निस्बत कम होता है, हाइड्रोफाइट्स की निस्बत।
यानी इनके पास स्टोमेटा तो होते हैं लेकिन लार्ज क्वांटिटी के अंदर नहीं होते, मॉडरेट क्वांटिटी में होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा होते हैं ना ही बहुत कम होते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्टोमेटा आर केप्ट ओपन व्हेन देयर इज लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर। जिस वक्त क्या होती है, लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर होती है, रेन हुई है, हमने पानी लगाया है पौधों को, तो उस वक्त क्या होता है, स्टोमेटा ओपन रखे जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर हो सके। क्यों? क्योंकि जो है डिफ्यूजन के जरिए पानी ज्यादा से ज्यादा रूट्स के अंदर इंटर होगा, फिर बॉडी के अंदर चला जाएगा, प्लांट बॉडी के अंदर, और फिर वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है वहां से प्लांट बॉडी से ट्रांसपायर कर लिया जाएगा। तो स्टोमेटा जो है वो ओपन रखे जाएंगे जिस वक्त पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, स्टोमेटा आर केप्ट क्लोज व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब पानी उनको मुहैया नहीं होगा, यानी इतना काफी अरसा हो गया उनको, या तो रेन नहीं हुई या फिर जो है हमने पानी नहीं लगाया, तो उस वक्त बेटा क्या होगा, उनके स्टोमेटा जो है वो क्लोज रखे जाएंगे, यानी ओपन नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो मैंगो ट्री, रोज ट्री, ब्रासिका वगैरह, ये जो जितने भी हमारे एरियाज के अंदर पाए जाते हैं प्लांट, हम किसी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जीरोफाइट्स। बेटा जीरोफाइट्स जो है ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। जीरो मीन नथिंग, यहाँ पे नथिंग से मुराद क्या है, ड्राई इन्वायरमेंट, यानी वहां पे पानी की सप्लाई तकरीबन ना होने के बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या जीरोफाइट्स का इनको नाम दिया जा रहा है। Those plants that live in that environment where there is a shortage of water, there is restricted supply of water, the water supply is minimum। तो हम ये कह सकते हैं जीरोफाइट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर वाटर सप्लाई क्या होती है, मिनिमम होती है, पानी की जो है शॉर्टेज होती है, बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर जो है पानी पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स जो है वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। They have restricted supply of water, पानी की क्या होती है, महदूद सप्लाई होती है इनके पास। They have low number of stomata, स्टोमेटा के होते हैं लोअर नंबर में होते हैं। क्यों लोअर नंबर में होते हैं, क्यों कम तादाद के अंदर होते हैं? वजह ये है क्योंकि ये कहां पर रह रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं जहां पे वाटर की क्या है, शॉर्टेज है। किस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, जहां पर पानी की शॉर्टेज है, यानी पहले ही पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इनके पास अडाप्टेशन क्या है, अडाप्टेशन ये है कि इनके पास जो स्टोमेटा है वो कम क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जो स्टोमेटा की लोकेशन है वो क्या है, लोअर साइड ऑफ लीव्स ही है, जैसा कि मीजोफाइट्स में होता है। लेकिन फर्क क्या है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डिप्रेशन के अंदर पाए जाते हैं। स्टोमेटा एक तो लोअर क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं, यानी कम तादाद में पाए जाते हैं, और दूसरा स्टोमेटा जो है वो डिप्रेशन में पाए जाते हैं। डिप्रेशन से ये मुराद है कि स्टोमेटा निचली साइड पर अंदर की जानिब यानी धसे हुए होते हैं, तो ये मुराद है डिप्रेशन से। तो डिप्रेशन से मुराद क्या, कि लोअर साइड पर पाए जाते हैं स्टोमेटा और अंदर की जानिब मौजूद होते हैं। स्टोमेटा आर लोकेटेड ऑन लोअर साइड ऑफ लीव्स एंड इन डिप्रेशन। उसके बाद आप बताएंगे लीव्स आर स्मॉल एंड थिक। जो इनके लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं, यानी मोटे होते हैं। क्यों मोटे होते हैं और स्मॉल क्यों होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कम हो, वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो, बुखारात बनकर पानी जो है वो कम से कम निकले। इस वजह से ये क्या है, इनकी अडाप्टेशन है। दे हैव थिक क्यूटिकल, इनके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर जो है क्यूटन की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। क्यूटन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जिसकी लेयर को हम कह देते हैं क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या करता है, क्यूटिकल जो है प्रिवेंट करता है वाटर लॉस से, यानी पानी को ज़्यादा होने से बचाएगा, पानी को ट्रांसपायर होने से बचाता है। उसके बाद नेक्स्ट अडाप्टेशन इनके पास क्या है, देयर स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो अमूमन क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन से मुराद ये कि इनके स्टेम के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से जो इनके स्टेम हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के काबिल होते हैं। क्योंकि जिस वक्त बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। तो जिस वक्त लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी तो करनी है ना सर्वाइव करने के लिए, तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, स्टेम्स के अंदर होती है। तो स्टेम्स जो है इनके क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स होते हैं, जिस वक्त लीव्स जो है वो फॉल कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं इन रेनी सीजन स्टेम्स स्टोर वाटर। जब रेनी सीजन आता है या फिर कहीं से किसी भी सोर्स से जो है इनको वाटर अवेलेबल होता है,
तो इनके स्टेम जो है वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। इसी वजह से जो इनके स्टेम्स हैं उनको हम कहते हैं देयर स्टेम्स आर स्टोरेज ऑर्गन्स, आर देयर स्टेम्स एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन। क्यों? क्योंकि वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं जिस वक्त वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है जो आपने बताना है इसके अंदर, वो ये है देयर रूट्स आर लार्ज टू अब्सॉर्ब द मैक्सिमम वाटर। इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। क्यों लंबी हैं? क्योंकि इन्होंने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करना है ग्राउंड से। क्यों एब्जॉर्ब करना है? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पर वाटर की सप्लाई क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफी गहराई तक होती हैं, यानी ग्राउंड में जो है काफी डीप जाती हैं। तो इस वजह से जो इनकी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अमूमन लॉन्ग होती हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, कैक्टस जो है या कैक्टाई जो है वो इसकी आम एग्जांपल है। तो स्टूडेंट उम्मीद की जाती है कि आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें एक कंसेप्ट की बात यहाँ पर मैंने आपको बताई है, और दूसरा ये जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स है बहुत आसान वर्डिंग के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।